औलाद का फर्ज। सुबह मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही कोमल की नींद खुली। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई की आवाज़ आई। कोमल, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम से हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, रूंधे स्वर में उसने कहा और फ़ोन रख दिया। राम बिहारी जी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी ज़िंदगी जैसे उनकी आंखों के आगे घूम रही थी। घर के गरीबी को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी और फिर सरला जी के साथ उनकी शादी हुई। दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल के साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा राहुल पैदा हुआ और उसके 3 वर्षों बाद बेटी कोमल का जन्म हुआ। लेकिन राम बिहारी जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वो हमेशा अपने बेटी को रखते। पढ़ाई में भी कोमल बहुत अच्छी थी, जबकि राहुल हमेशा औसत नंबरों से ही पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर कोमल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि राहुल ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने बेटी को ससुराल विदा किया और बहू लेकर आए तो ऐसा लगा मानो गंगा नहा बैठे। समय अपने रफ्तार से चलता रहा। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी सरला उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती जा रही थी। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। राम बिहारी जी की हालत खराब जान उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनका हाल चाल जानने आ गए थे। सामने दीवार पर टंगी घड़ी में शाम के 4 बज रही थी। बेटा बहू रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ आती। आसपास पसरी सन्नाटा से रिश्तेदार उबने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और राम बिहारी जी की बेटी और उनका दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू, पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। कोमल और उसके पति के जाने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था सभी लोगों को। बेटी को देखते ही राम बिहारी जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही कोमल रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। उसके बाद दामाद ने भी पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया। उस समय वकील साहब कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नज़र उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं राम बिहारी बाबू अपना ये मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और व्यवसाय पर भी केवल मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरे जितने भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी कोमल को देता हूँ। वसीयत का ये बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा सा लगा कि राम बिहारी जी जैसे आधुनिक विचार वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। कोमल तो अभी तक सदमे में थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है।
इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही राम बिहारी जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कँपकँपाती आवाज़ में बोले, बेटी कोमल, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन बिटिया, मैंने जो फैसला किया है सोच समझकर ही किया है। तुम इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, तो मैंने उसमें तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाई। तेरी पसंद के लड़के से तेरी शादी करवाई और उसे अपने दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैं नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि जिस अधिकार की तू बात कर रही है, वह अधिकार पिछले पीढ़ियों से चली आ रही है, पुश्तैनी संपत्ति पर होता है। और ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है, उनके पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। संपत्ति तो दूर, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता था। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है, और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 3 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक के सारे काम दौड़ दौड़ कर किए। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ सकती थी। मेरी संपत्ति तो मेरे मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात तक बैठकर मेरी टांगें दबाता है। भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। और ये मेरे दोनों पोता पोती जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हैं, मेरा दिल लगा कर रखते हैं। दादू दादू करते थकते नहीं हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद किसी को मिलता होगा। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुझसे मिलने के लिए तड़पती रही। अरे, अगर कुछ दिन उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी, तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुझसे इतना तक भी ना हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जहां हमें तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावे भेजे, लेकिन तू बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से ज़्यादा ज़रूरी तुझे विदेश घूमना लग रहा था। कहते कहते राम बिहारी जी की सांस उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए। संपत्ति लेने से पहले फ़र्ज निभाना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।